आज 19 नवंबर है। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी की पैदाइश का दिन है। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली खातून वजीर आजम, एक अजीम बाप की अजीम बेटी थी, देश का रोशन सितारा थी, अवाम की आंखों का नूर थी, रियाया के दिल का सुरूर थी। श्रीमती इंदिरा गांधी आजहानी पंडित नेहरू के घराने का चश्मो चराग थी। इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान के हर बाशिंदे, अमीर गरीब, फकीर मोहताज, औरत मर्द, पढ़े लिखे अनपढ़, देहाती शहरी, किसान मजदूर, सब के सब बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत और पूरी अकीदत और एहतराम के साथ याद करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मुल्क की खातिर ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपने ही मुहाफिजों में घिरी 31 अक्टूबर 1984 को शहीद हो गई। वो इस मुल्क की वजीर आजम बनकर उभरी और सारी दुनिया में अपनी हुकूमत और शख्सियत की ऐसी छाप छोड़ गई कि सारी दुनिया में आप मकबूल तरीन लीडर बनी, शोहरत पाया और आज भी उन्हें एहतराम और इज्जत से याद किया जाता है। नन्ही इंदिरा अकलौती होने की वजह से सबकी आंखों का तारा थी। घर के सब लोग उन्हें प्यार से इंदू कहकर पुकारते थे। वो दादा मोतीलाल नेहरू से बहुत लागू थी, वालिद को भी चाहती थी और पापू कहकर पुकारती थी। आप और हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद हिंदुस्तान की कितनी बड़ी खिदमत की है। 1930 में इंदिरा एक दिन कांग्रेस के दफ्तर जा पहुंची और कहने लगी, मुझे वॉलेंटियरों में भर्ती कर लीजिए। अपना नाम लिखने के लिए कहा। दफ्तर में लोगों ने उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा और पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। जवाब दिया 12 साल। तो लोगों ने कहा, अभी तुम छोटी हो, 18 साल से पहले भर्ती नहीं की जा सकती। इंदिरा को गुस्सा आ गया। सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मैं 6 साल बाद आऊंगी। इंदिरा ने बच्चों को चरखा काटने की तालीम देने के लिए एक बाल चरखा संघ की शाख खोली। यहाँ बच्चे चरखा काटने के अलावा घर घर जाकर खादी का प्रचार करते थे। इन बच्चों की सेना को वानर सेना की का नाम दिया गया। इनकी तादाद शुरू में थोड़ी थी, चंद दिनों में बढ़ते बढ़ते 6000 की हो गई। इस वानर सेना का पार्टी का मकसद कांग्रेस को हाथ बटाना था। 4 साल के अरसे में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्तलिफ जेलों से अपनी प्यारी बेटी इंदिरा को 190 पर 2 खतूत लिखे। ऐसे खत जिनमें बाप की मोहब्बत छपी होती थी, उस्ताद का प्यार होता था, मालूमात का खजाना होता था। ये खत इंदिरा को भेजे न जा सके, इसलिए जमा हो गए। होते होते एक अच्छी खासी किताब बन गई, जो बाद में तारीख की आम झलकियों के नाम से शाया हुई। इंदिरा अपने वालिद से मिलने अक्सर जेल जाया करती थी। एक मुलाकात में उन्होंने अपने बापू से अपने दिल की बात चुपके से कह दी कि अपने बचपन के साथी फेरोज गांधी से शादी करना चाहती हूँ। जवाहरलाल ने अपनी बेटी की पसंद को पसंद किया और शादी की इजाजत दे दी। 1942 जवाहरलाल भी जेल से छूटकर घर आए। उसी साल मार्च की एक सुहानी सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में खुशी के शादियाने बज रहे थे। इंदिरा नेहरू शर्माई लजाई दुल्हन बनी बैठी थी। कश्मीर के रिवाज के मुताबिक फूलों के जेवर पहनाए गए थे। छोटे छोटे पहली फूल टिके हुए हल्के गुलाबी रंग की साड़ी दुल्हन का हुस्न को दुबाला कर रही थी। उस साड़ी में एक खास बात यह थी कि यह साड़ी उस सूत से बनी हुई थी जिसको जवाहरलाल ने जेल में काटा था। इंदिरा अपने सहेलियों से नहीं हंस हंस कर बातें कर रही थी, मगर बाज औक़ात उनकी आंखों से उदासी टपकती मालूम होती थी। उस खुशी के मौके पर अपनी माँ की कमी वो महसूस कर रही थी। उनको माँ की कमी ने उदास कर दिया था। लगन का वक्त करीब आया तो जवाहरलाल अपनी चहेती बेटी को मंडप में ले गए, जहां दूल्हा उनका इंतजार कर रहा था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के बाजू बैठ गए। दोनों के सामने दुल्हन के बाप जवाहरलाल बैठे थे। जवाहर के बाजू एक जगह खाली थी। यह खाली जगह इस बात का इशारा थी कि खुशी के साथ दुनिया में गम भी होता है। यह खाली जगह दुल्हन के माँ के लिए थी। आखिर जवाहरलाल अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे का हाथ थामे आग के अतराफ 7 फेरे लगाए। इस तरह प्रियदर्शिनी इंदिरा नेहरू अब इंदिरा गांधी बन गई। जब तक शादी न हुई थी वह बाप के नाम से मंसूब होकर इंदिरा नेहरू कहलाई। आज फेरोज गांधी शोहर
की हो चुकी थी तो शौहर के नाम से मंसूब होकर इंदिरा गांधी बन गई। 1942 इंदिरा और फिरोज गांधी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने पर 13 महीने की जेल हुई। गिरफ्तारी के 9 महीने बाद इंदिरा को रिहा कर दिया गया। अब फिर वो एक मर्तबा आनंद भवन में अकेली रह गई। जवाहरलाल अहमदनगर के किले में नजरबंद थे और शौहर नैनीताल जेल में कैद थे। जेल से रिहा होने के बाद 1.25 बरस बाद वो बंबई चली गई। वहां इंदिरा गांधी का पहला लड़का पैदा हुआ जिसे राजीव गांधी नाम दिया गया। 2 महीने बाद वो लखनऊ आ गई अपने ससुराल। हिंदुस्तान की आज़ादी। आखिर जुदाई के दिन खत्म हो गए। जवाहरलाल नेहरू और तमाम लीडर जेल से रिहा कर दिए गए। फिर एक मर्तबा आनंद भवन में बहार आ गई। अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को आज़ादी देने पर मजबूर हो गई। जवाहरलाल नेहरू आरजी हुकूमत के वजीर आजम बनाए गए तो उन्होंने दिल्ली में एक मकान ले लिया। इंदिरा गांधी अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए लखनऊ से दिल्ली आती जाती रही। 15 अगस्त 1947 को जबकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सारा मुल्क खुशी से झूम उठा। इंदिरा भी खुशी से फूले न समा रही थी क्योंकि उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पुलिस की लाठियां खाई थीं, जेल की मुसीबतें झेली थीं, फिर उन्हें क्यों ना खुशी होती। गुलामी का पुराना दौर ख़त्म हो गया और आज़ादी का नया दौर शुरू हुआ। मुल्क आज़ाद हुआ लेकिन 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके नतीजे में फसाद शुरू हो गया और सारी खुशी में पाला पड़ गया। हर तरफ क़त्ल गारत, लूट मार ने गज़ब ढाया। लाखों आदमी बेघर हो गए, हजारों कत्ल हुए। जुल्म व तशद्दुद की आंधी राजधानी दिल्ली में भी फैल गई। इन्हीं दिनों में इंदिरा गांधी ने अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश से बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने बेघर लोगों के लिए दिन रात काम किया, हर तरह से उनकी मदद की। अपने दोनों बच्चों की देखभाल का इंतजाम करती। जहां फसाद की खबर सुनती फौरन वहां पहुंच जाती। उनके जाते ही पुलिस भी उनके पीछे आ जाती। इस तरह फसाद का कुछ रोकथाम हो जाता। हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों के लिए जगह जगह कैंप बना दिए थे। हजारों पनाह गुज़ीन मुसलमान, हिंदू रोज़ाना आ जाते। इंदिरा गांधी रोज़ाना कैंपों में जाती, लोगों का हाल पूछती, उनकी फरियाद सुनती, उनको तसल्ली देती और उनके खाने कपड़े का इंतज़ाम करती। बाप की खिदमत। जवाहरलाल को उन दिनों में 18 घंटे काम करना पड़ता था, इसलिए ज़रूरी था कि कोई शख्स हमेशा उनके साथ रहे, उनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखे। इस काम के लिए मौजू उनकी अपनी बेटी हो सकती थी। इंदिरा गांधी ने कभी अपने फर्ज से मुंह न मोड़ा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल अपने वालिद की खिदमत में बसर कर दिए। वो बखूबी जानती थी कि उस वक्त जवाहरलाल की खिदमत दरअसल देश ही की खिदमत है। वजीर आजम की कोठी 3 मूर्ति हाउस का सारा इंतजाम इंदिरा गांधी के जिम्मे था, जिसके लिए एहतियात और लगन की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता, जिनमें दुनिया के बड़े लीडर, बादशाह, वजीर आजम, सफ़ीर सभी होते थे। इन लोगों के रहने सहने और खाने पीने का बंदोबस्त करना कोई मामूली काम न था, बल्कि मुल्क के विखार का सवाल था। इंदिरा गांधी एक फ़र्ज शनास और खिदमत गुजार बेटी होने के साथ एक बेहतरीन माँ भी हैं। बाप के साथ इतने सारे कामों के बावजूद अपने दोनों बच्चों की देखभाली पर ख़ास तवज्जो देती। दिन रात में जितना वक्त फुर्सत का मिलता वो अपने बच्चों के साथ गुजारती, क्योंकि उन्हें अपने बचपन के अकेलेपन का बड़ा एहसास था। वो बच्चों के खाने पीने और खेल कूद का खास ख्याल रखती थीं, इसलिए इन बच्चों ने भी कभी माँ की कमी महसूस न की। जब इन बच्चों को देहरादून के मदरसे में दाखिल करा दी तो उन्हें दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा। हिंदुस्तान की सैर। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले आम इंतखाबात के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने वालिद जवाहरलाल नेहरू के साथ मुल्क के चप्पे चप्पे का दौरा किया, जिससे उन्हें मुल्क के बदलते हुए हालात को करीब से देखने का मौका मिला। फिर मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर वैली, हीराकुद डैम वगैरह भी गईं और खुद अपनी आंखों से देखा कि ये सारे तरक्याती प्रोग्राम किस तरह देश का नक्शा बदल रहे हैं। पंडित नेहरू के मरने पर लोगों ने शास्त्री जी को मुत्तफिका तौर पर वजीर आजम बना दिया। जब शास्त्री जी वजीर आजम बन गए तो लोगों ने यूं समझा कि नेहरू मरे नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चलने वालों में बहुत आगे थे। लाल बहादुर शास्त्री बड़े जफाकश मेहनती इंसान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और दियानतदारी को अपना नस्बुल ऐन करार दिया था। शास्त्री जब नेहरू की वजारत में वजीर बेखलमदान थे, उन्होंने नेहरू से पूछ लिया कि मुझे क्या काम करना होगा,
तो फौरन पंडित नेहरू ने जवाब दिया था, जो मैं करता हूं। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज हर्फ बहर्फ सही साबित हुए। शास्त्री जी ने वही काम किया जो नेहरू चाहते थे। पंडित नेहरू का नारा था आराम है हराम, तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी वजीर नशरियात। जवाहरलाल के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम बनाए गए, उन्होंने इंदिरा गांधी से इसरार किया कि वजारत में कोई ओहदा संभाल लें, लेकिन इंदिरा गांधी को वजीर बनने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मुल्क की खिदमत में अपने आप को मसरूफ रखना चाहती थीं, मगर लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वजारत में उनका साथ दें। आखिरकार उन्हें राजी होना पड़ा और 1964 में जुलाई में पहली बार इत्तलात और नशरियात की वजीर बनाई गई। इंदिरा ने अपने ओहदा नशरियात और इत्तलात में अपनी सच्ची लगन से एक मिसाल कायम कर दी। इंदिरा गांधी की दिलचस्पियों की वजह टेलीविजन के जरिए बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का सबसे बड़ा कारनामा ताशकंद का माहिदा था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रूसी वजीर आजम मिस्टर कोसिगिन की कोशिशों से हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि शायद फितरत ने इस फर्ज को अंजाम देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को पैदा किया था। जिस दिन उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाहमी अमन और अमान रखने के लिए माहिदे पर दस्तखत करके अपने मुल्क का नाम ऊंचा किया, उसी दिन मौत ने उनको अपने आगोश में ले लिया और फिर हम एक अच्छे मुदब्बिर से महरूम रह गए। लाल बहादुर शास्त्री के अचानक उठ जाने से सारा भारत सरासीम हो गया। हुकूमत हिंद के उफक पर दोबारा अंधेरा छा गया। हिंदुस्तान को एक ऐसे सरबराह की जरूरत थी जो बालिगुन नजर हो, वसीउल कल्ब हो, बुलंद हौसला हो, फिरका वारियत से बालातर हो, सिर्फ मुल्क के अवाम से भलाई और तरक्की के साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बहाल रखने के लायक हस्ती हो। इसलिए सारे मुल्क की निगाहें इंदिरा गांधी पर जम गईं। इस नाउमीदी के हुजूम में एक सितारा चमका, सबकी नजरें इंदिरा गांधी पर पड़ी। इंदिरा गांधी अगरचे किसी यूनिवर्सिटी की आला डिग्री ना रखती थी, मगर वो इल्म जो मुल्क को सलीके से चलाना है वो बखूबी उन्हें आता था, क्योंकि जवाहरलाल की बेटी जवाहरलाल नेहरू की तरबियत याफ्ता थी। मुत्तफिका तौर पर इनको वजीर आजम मुकर्रर करने के लिए लीडरों ने कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी न हुई। आखिर मुकाबले की ठन गई। पार्लियामेंट के लोग दो ग्रोह में बट गए। इंतखाब का दिन मुकर्रर हो गया। 19 जनवरी 1966 चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई। उस दिन इंदिरा गांधी सुबह सवेरे जमुना के किनारे गांधी समाधि राजघाट गईं, फिर पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन गईं, फिर वहां से त्रिमूर्ति हाउस अपनी खियामगाह पर वापस आ गईं। जब अपने बापू जवाहर की तस्वीर के सामने प्रार्थना के आलम में खड़ी रहीं, तो उन्हें बाप के इस खौल का ख्याल आया। 13वीं सालगिरह के मौके पर जवाहरलाल ने एक खत के जरिए उन्हें इंदिरा को लिखा था, डर और खौफ तुम्हें ज़ेब नहीं देता, बहादुर बनो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इंदिरा गांधी वजारत अज़्मा पर। 11:15 बजे इंदिरा गांधी पार्लियामेंट हाउस आई। सफेद खद्दर की साड़ी, बादामी रंग की कश्मीरी शाल पर सुर्ख गुलाब लगा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए लोगों को नमस्ते किया, तो हर तरफ से लाल गुलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। वोटों की गिनती होने लगी और आखिर 3 बजे ऐलान किया गया कि सुर्ख गुलाब की जीत हुई। इंदिरा गांधी वजीर आजम चुन ली गईं। पार्लियामेंट हाउस के सामने 10,000 का मजमा फर्त मोहब्बत से नारे लगाने लगा, जवाहरलाल नेहरू की जय। ऐलान के फौरन बाद पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने कहा, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं, मेरा ख्याल अपने अजीम लीडरों की तरफ जाता है। महात्मा गांधी जिनके कदमों में मैं पली और बड़ी हूं, पंडित नेहरू मेरे वालिद और लाल बहादुर शास्त्री, इन लीडरों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, मैं उसी रास्ते पर चलना चाहती हूं। इंदिरा गांधी के वजीर आजम बन जाने पर देश के कोने कोने में खुशियां मनाई गईं। दुनिया के चप्पे चप्पे से मुबारकबाद के 10,000 तार आए। 25 जनवरी 1966 को वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो पर कहा, 36 साल पहले इसी दिन आजादी के अहद का तारीखी अल्फाज दोहराने वाली हजारों आवाजों में मेरी भी एक आवाज थी। उन्होंने इस वक्त तकरीर की। 1947 में अहद पूरा हुआ। उसके बाद 17 साल में जबकि जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम रहे, मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती गईं। आज हमारे सामने कई मसले हैं, कई मुश्किलात हैं। हमें जमकर इनका मुकाबला करना है। हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद अमन है। हम अमन चाहते हैं क्योंकि हमें दूसरी लड़ाई लड़नी है। गरीबी, बीमारी, जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।
ہمیں اپنے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ روزگار، غذا، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم کے وعدے اور جان و مال کی حفاظت کے وعدے، خواہ ہمارا مذہب کچھ ہو، زبان کچھ ہو، ریاست کچھ ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہندوستانی کاشتکار، مزدور، استاد، بیوپاری، طالب علم، انجینئر، ڈاکٹر، سیاستدان اور ملازمت پیشہ، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ جے ہند، جے ہند۔ وزیر اعظم بننے کے بعد 2 ماہ کے بعد امریکہ کی دعوت پر امریکہ گئیں۔ وہاں ان کا شاندار طریقے پر استقبال کیا گیا۔ 6 دن کے دورے میں امریکہ کے خاص محکموں میں ترقی اور انتظام دیکھا۔ وہاں کے صدر، وزراء اور مختلف محکموں میں ترقی اور انتظام دیکھا۔ وہاں کے صدر، وزراء اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسروں سے ملاقاتیں کی۔ ہندوستان کی ترقی کی باتیں سوچیں۔ اس طرح امریکہ سے ہندوستان کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ واپسی میں انگلستان، فرانس گئیں اور روس کا دورہ بھی کیا۔ ہر جگہ ان کی بڑی عزت کی گئی۔ اس دورے کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے ہندوستان کی دوستی اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ اندرا گاندھی جب امریکہ اور یورپ کے دورے سے واپس لوٹیں تو انہیں ہندوستان میں چند دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجابی صوبوں کے لیے جھگڑے، ناگالینڈ میں بے چینی، بہار اور اتر پردیش میں قحط، نئی وزیر اعظم کے لیے سخت امتحان کا وقت تھا، لیکن اندرا گاندھی نے ان تمام مسئلوں کو اور جھگڑوں کو بڑی ہمت اور ہوشیاری سے نمٹایا۔ چوتھا عام چناؤ 1966 میں چوتھا عام انتخاب تھا۔ اس انتخاب میں دشمنوں نے اندرا گاندھی کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ چناؤ کے سلسلے میں انہیں ملک بھر کا دورہ کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ وہ بھونیشور، اڑیسہ میں چناؤ کے لیے تقریر کر رہی تھیں۔ ان کے مخالف شور و غل کر کے ان کی تقریر میں گڑبڑ کر رہے تھے، ان کے خلاف نعرے بھی لگاتے تھے۔ کچھ گنڈوں نے ان کی طرف پتھر پھینکے۔ اتفاقاً ایک پتھر اندرا گاندھی کی ناک پر پڑا۔ اس سے ان کی ناک سے خون کی دھارا بہہ نکلی اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، مگر واہ ری ہمت! انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود بھی پستی نہیں دکھائی۔ اپنی زخمی ناک پر رومال رکھے ہوئے لوگوں سے کہا، یہ نہ تو صرف میری توہین ہے بلکہ سارے ملک کی توہین ہے، کیونکہ میں اس ملک کی وزیر اعظم ہوں۔ جس قوم میں ایسے فسادی ہوں جو ایک عورت کو بھی ستا کر خوش ہوتے ہیں، ایسی قوم کبھی سرسبز نہیں ہوتی۔ اگر اختلاف ہو تو اس کو طے کرنے کا ایک طریقہ نہیں، یہ وحشیوں اور بےہودہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اندرا گاندھی کی اس تقریر کا لوگوں پر ایسا اثر پڑا کہ آن کی آن میں گڑبڑ مچانے والے لاپتہ ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ایک عورت سے ایسا سلوک بڑے شرم کی بات ہے۔ 1967 چوتھے چناؤ میں اندرا گاندھی بہت بڑی اکثریت سے کامیاب ہو گئی، پھر دوسری بار وزیر اعظم مقرر ہوئی۔ ان کے سارے دشمنوں کا سر نیچا ہو گیا، لیکن دشمن انہیں چین دینا نہیں چاہتے تھے۔ زبان کے جھگڑے، مزدوروں کی ہڑتالیں، کاشتکاروں کی گڑبڑ، طالب علموں بے چینی، پڑوسی ملکوں سے انبن، اناج کی کمی اور بے روزگاری، ان میں بہت سے جھگڑے تو دشمنوں کے پیدا کردہ تھے۔ پارلیمنٹ میں ان پر بار بار اعتراض ہوتا تھا، لیکن اندرا گاندھی ذرا بھی نہیں گھبرائیں، بلکہ ان سارے مسئلوں کو بڑی ہمت اور پامردی سے سلجھانے کی کوشش میں لگی رہیں۔ ہندوستان میں کئی مذہب کے لوگ بستے ہیں، جدا جدا دھرم ہیں۔ ایک ایسا چمن ہے جس میں رنگ برنگی پھول نظر آتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اپنا الگ الگ رنگ اور اپنی اپنی الگ الگ معاشرت رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس اختلاف کے سارے دیش کے لیے اتحاد رکھتے ہیں۔ اندرا گاندھی اس اتحاد کو نہ صرف جان سے عزیز رکھتی تھیں بلکہ اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کرتی تھیں۔ ان کے دشمن اس اتحاد میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، مذہب کے نام پر فساد پھیلاتے، قتل و غارت گری کراتے، لیکن اندرا گاندھی اس انتشار کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتی تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ سب ایک ہی چمن کے پھول ہیں اور ایک ہی فلک کے ستارے ہیں۔ انہی سے وطن کی جان ہے، وطن کی آن ہے اور وطن کی شان ہے۔ ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے، ایک کا سکھ سب کا سکھ ہے۔ ان سب کا بھائیوں کا طرح میل ملاپ سے رہنا ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ کاش ان کے دشمن اس بات کو سمجھ لیتے تو ایسی شرارتیں نہ کرتے، لیکن دشمنوں کو تو یہ دھن لگی کہ اندرا گاندھی کو نیچا دکھائیں اور وزارت عظمت چھین لیں۔ اندرا گاندھی کا معمول۔ اندرا گاندھی کو کام کرنے میں بڑی لگن اور دلچسپی تھی۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک مصروف رہتی تھیں۔ لوگوں سے ملاقات،
अखबारात का मुतालिया, मेहमानों की खातिर मुदारत, घर का इंतज़ाम, बच्चों की ज़रूरतें, रोज़ाना की मामूली इबादतों के अलावा ऑफिस के हज़ारों फाइल देखती थीं। हर महीने हज़ारों मील का सफ़र करती। मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इतने सारे काम वो बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम देती थीं। उसके बावजूद वह हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। इंदिरा गांधी मुल्क में सोशलिज्म लाना चाहती थी और सच्चे दिल से चाहती थीं कि मुल्क से गरीबी दूर हो और तमाम को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल में सहूलत हो। सोशलिज्म लाने के लिए इंदिरा गांधी ने मुल्क के बड़े बड़े बैंकों को खौमिया लिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों से मुतवस्सित तबके के लोगों को भी बैंक अपना रुपया देने लगे, लेकिन सरमायादार ये नहीं चाहते थे। सरमायादारों ने बड़े बड़े लीडरों को अपनी मुट्ठी में करके इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें करने लगे, शोरिशें फैलाते रहे। कांग्रेस मुल्क की कदीम और सबसे ज्यादा जबरदस्त सियासी पार्टी है। इस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। इसी पार्टी ने मुल्क को तरक्की के जीने पर पहुंचाया और आज इसी पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी ने बेंगलुरु के कांग्रेस सेशन में अपनी कांग्रेस अलहदा से कायम कर ली और यह कांग्रेस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी। ऐसा मालूम होता है कि पुरानी कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी और पुराने तमाम लीडर जो सरमाएदारों के पट्टू हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सोशलिज्म लाने के लिए एक और बात भी निहायत ज़रूरी थी, वो ये कि मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों, राजाओं, नवाबों से बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें अपने कब्ज़े में कर ली थीं। इन ज़मीनों को उनके कब्ज़े से निकालना और गरीबों में तकसीम करना एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला था। इसके लिए इंदिरा गांधी ने भरपूर कोशिश की और इंदिरा गांधी की नज़र सिर्फ अपनी कौम और मुल्क तक ही नहीं, बल्कि वह तमाम इंसानों के दुख दर्द में शरीक और उनका दुख दर्द दूर करने के लिए बेचैन रहती थी। जब किसी मुल्क में झगड़ा उठा तो इंदिरा गांधी ने हत्तल मखदूर मजलूम का साथ दिया और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब इसराइल का झगड़ा उठा तो उन्होंने अरबों का साथ दिया और जालिम इसराइल के खिलाफ बयान दिया, और वियतनाम का झगड़ा उठा तो इसी तरह मजलूम का साथ दिया और अमेरिका के खिलाफ बयान देती रही। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की ताबीर इंदिरा गांधी के जरिए पूरी हो रही थी। वजीर आजम इंदिरा गांधी ने जिस अजीम मकसद का परचम बुलंद किया था, वो मकसद सारे हिंदुस्तानियों को अजीज था। वो मकसद सारे मुल्क में अमन अमान और आराम और चैन की जिंदगी हो और मुल्क तरक्की इस कदर कर रहा हो कि दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हिंदुस्तान से दोस्ती की तमन्ना करने लगे थे। हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा राजे और नवाब थे। उन्होंने अंग्रेजों से साजबाज करके मुल्क को तबाह हाल कर दिया था। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हुकूमत हिंद ने तमाम रियासतों को खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मिला लिया। उस वक्त तमाम राजाओं को सालाना पेंशन उनके जेब खर्च के नाम से मुकर्रर कर दी थी। हुकूमत हिंद ने इन तमाम राजाओं को जाती ज़मीनें, सोना चांदी, रुपया उन्हीं के पास रहने दी थी। सिर्फ रियासती ज़मीनों पर कब्जा किया था। इस कब्जे के अवज़ तमाम राजाओं को बड़ी बड़ी पेंशनें मुकर्रर कर दी थी। इंदिरा गांधी ने राजाओं के जेब खर्च बंद करवाकर करोड़ों की बचत करने की ठान ली और सदर मुमलिकत के जरिए राजाओं की जेब खर्च बंद कर देने के अहकाम जारी कर दिए और इन पैसों से मुल्क की तरक्की को उसमें लगाना शुरू कर दिया। इसलिए इंदिरा गांधी ने वजारत खजाना अपने हाथ में ले लिया था। इंदिरा गांधी को सरमायादारों की गुलामी, पूंजीवादियों की जोर और रुजत पसंदी का ताकत पकड़ना पसंद नहीं था। सारे कांग्रेसी लीडर इस बात से बहुत नाखुश हो गए और इंदिरा गांधी से इंतकाम लेने की फिक्र में लग गए। पार्लियामेंट में भी अपने बहुत से हमनवा पैदा कर लिए और हुकूमत के खिलाफ तोड़ जोड़ शुरू कर दिया। इन हालात के पेश नज़र इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला लिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कुल 21 महीने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज रही और बहुत से लीडर इंदिरा गांधी के इस रवैये से बदजन हो गए और इसके नतीजे में इंतखाबात में इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन में शिकस्त दी और मोरारजी देसाई को वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन 1980 बहुत खलील मुद्दत में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की नाकामी से दोबारा इंदिरा गांधी इख्तियार की कुर्सी पर बराजमान हुई और दूसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला, जो उनकी जिंदगी के आखिरी दम तक रहा। 1984 पाकिस्तान की पुश्त पनाही में पंजाब में सिखों का एहतजाज शुरू हुआ। सिखों के स्वर्ण मंदिर में जो उनका एहतराम व इबादत गाह है, वो मरकज था, वहां मजबूरन इंदिरा गांधी को मिलिट्री नाफिज करना पड़ी।
गोल्डन टेम्पल अमृतसर से सिख जिहादियों को निकाल कर बाहर करने में मिलिट्री ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर उन्हें निकाल बाहर किया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार माना जाता है, उसका नाम दिया गया। इस हादिसे से सिख कौम में इंदिरा गांधी के तईं सख्त नफरत और गुस्सा था। पूरी सिख बिरादरी इंदिरा गांधी की दुश्मन बन गई। इसके नतीजे में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के हिफाजती सिख दस्ते ने इंदिरा गांधी पर गोलियों की पूछाड़ कर दी और अपने वतन की खिदमत करते हुए जिंदगी की आखिरी सांस ली, शहीद हो गई। इसके बाद सारे मुल्क में एहतजाज दंगे शुरू हुए। सिखों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत से खानदान तबाह हो गए। 3 नवंबर 1984 को हिंदुस्तान की फौज की तोपों की सलामी के साथ बड़े एजाज से श्रीमती इंदिरा गांधी के आखिरी रसूमात अदा किए गए।